तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, बाकी इनकी तबीयत ठीक करने का कंटेंट मेरे पास है। अमन चोपड़ा जी का ये ट्वीट देखिए, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव को पाकिस्तान पसंद है। अच्छा चलिए, आपको थोड़ा रिप्लाई दे देते हैं, लेकिन लास्ट में देंगे। फिलहाल एक बात बताइए, संगीत एक ऐसा यूनिवर्सल भाषा है जो जाति, रंग और मजहब सबसे परे है। एक बात बताइए, अदनान सामी और आतिफ असलम, अनु मलिक और अरिजीत सिंह, सोनू निगम, किशोर कुमार, लता दी, हम इन सबको सुनते आए हैं ना, इनके गानों को गुनगुनाते आए हैं। इनको गानों को गुनगुनाते वक्त, ये सुनने के वक्त क्या हमारे दिमाग में ये बात आती थी कि किस धर्म के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं? सवर्ण हैं तो सवर्णों में भी कितने घर के हैं? इस तरह के फिल्टर कभी हमें दिमाग में लगा करके इनको सुना या फिर इनके गाने को गुनगुनाते वक्त तो सोचा? फिर बीटिंग रिट्रीट में गांधी के प्रिय धुन को इसीलिए हटाया गया या फिर रिप्लेस किया गया कि वो एक ईसाई धुन थी? अगर इस तरह से परसेप्शन पब्लिक में क्रिएट हो रहा है तो कितना गलत हो रहा है। एक ओपिनियन मैं देता हूं, लेकिन पूरी कहानी में आपको समझाऊं जिसको नहीं पता है। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक रहे अबाइड विद मी को केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला ले लिया है। भारतीय सेना की ओर से बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए जारी किए गए ब्रोशर में इस बात की जानकारी सामने आई है कि अबाइड विद मी को हटा करके बीटिंग रिट्रीट समारोह में लोकप्रिय देशभक्ति ए मेरे वतन के लोगों को जगा दी गई है, एक भारतीय गीत को जगा दी गई है। बात इससे भी आगे है। देखो, 2020 में अबाइड विद मी बीटिंग रिट्रीट से धुनों की लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको लेके काफी ज्यादा विवाद हुआ। उसके बाद इसको फिर से शामिल कर लिया गया था। अब देखो, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि देखो, बीटिंग रिट्रीट से अबाइड विद मी इस धुन को हटाने का सिर्फ एक और एक मकसद लगता है, वो यही है कि महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने के लिए ऐसे फैसले किए जा रहे हैं। ऐसे कितने आप ताल्लुक रखेंगे या वीडियो के अंत में समझेंगे, लेकिन जो सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए जाते हैं, सरकार कहती है कि अबाइड विद मी को बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने के फैसले पर केंद्र सरकार का सिंपल सा मानना है कि देश की आजादी के 75वें साल के जश्न में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के लिए भारतीय धुन होना अति आवश्यक है और उसके लिए भारतीय धुन ज्यादा अनुकूल है। अब आगे हम बात करें उससे पहले हम इसके गाने का इतिहास समझ लेते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि स्कॉटलैंड के एक चर्च में पादरी और एंजेलिकन कवि हेनरी फ्रांसिस लाइट ने अबाइड विद मी भजन को लिखा था। 1820 में हेनरी फ्रांसिस लाइट में अपनी एक करीबी दोस्त की आखिरी समय में भगवान से उसकी पीड़ा को कम करने की प्रार्थना के लिए भजन लिखा गया था। हालांकि 1847 में हेनरी फ्रांसिस लाइट के अंतिम संस्कार पर यह पहली बार गाया गया था। ईसाई धर्म के लोगों में यह भजन बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। अबाइड विद मी को महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक माना जाता है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की भजनावली में वैष्णव जनतो और रघुपति राघव राजा राम के साथ साथ अबाइड विद मी को भी शामिल किया गया था। ये बात थी जनरलाइज जो आपको पता थी। अब आते हैं कि आपको इसका अपोज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस पर दिमाग खोल के बात करते हैं, शुड यू अपोज और नॉट। देखिए, कई लोग ऐसा कहते हैं कि अबाइड विद मी एक अच्छा भजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार अगर बीटिंग रिट्रीट में भारतीय गीतों को शामिल करने को तहरीर दे रही है तो इसमें विरोध क्यों किया जाना चाहिए? आप सिर्फ विरोध इसीलिए करेंगे क्योंकि यह महात्मा गांधी की प्रिय धुन थी और उसको हटा दिया गया? आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे देश में केंद्र सरकार अगर अबाइड विद मी को बीटिंग रिट्रीट से हटा करके भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की शहादत को याद करने वाले देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को शामिल करती है तो इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। ए मेरे वतन के लोग, जब गीत सुना था जवाहरलाल नेहरू ने, उनकी भी आंखें उस वक्त नम हो गई थी। एक ईसाई भजन की जगह लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाने वाले इस गीत की धुन कानों में कहीं ज्यादा सुखद लगेगी, क्योंकि यह देशभक्ति गीत लंबे समय से ऐसे कई कार्यक्रमों का हिस्सा रहा है और लोग इस गीत से अपने आप को इमोशनली अटैच भी पाएंगे, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तर्क ये दिए जा रहे हैं। अब आप में से कई लोग ये भी कह सकते हैं कि देखिए, कांग्रेस किसी भी हाल में महात्मा गांधी की जो विरासत है, उनका जो नाम है, जो उनकी शोहरत है, उसको संभालने वाली पार्टी की जो छवि है, वो कांग्रेस खोना नहीं चाहती है, इसलिए वो लगातार इसका विरोध करेगी। तो ऐसे में भारतीयों को गुमराह नहीं होना चाहिए। एक पक्ष ये हो सकता है, लेकिन अब मैं इसके दूसरे पक्ष की तरफ आता हूं जिस पे बात करना अहम हो जाता है। समस्या क्या है? आप सभी को पता है कि अबाइड विद मी 1847 में लिखी गई एक ईसाई प्रार्थना थी, इसीलिए उसको हटाया गया। ऐसे तो आपको क्रिकेट खेलना सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये अंग्रेजों का खेल है। देखो, इतिहास को जीवंत रख करके भी एक नया इतिहास लिखा जा सकता है। पुराने इतिहास को क्यों मिटाना? नए इतिहास को अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिखिए,
लेकिन पुराने को क्यों मिटाना? आप इतिहास को सिर्फ ये कहकर नहीं मिटा सकते हैं कि भारत की 99% आबादी के लिए यह सब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि यह सब उस नई सोच की गवाही देता है जो ठोस आकार ले चुकी है। आप ऐसा कहेंगे और इतिहास को मिटाना शुरू करेंगे, नया इतिहास लिखेंगे? ध्यान रहे, जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं ना दोस्त, तो एक खास किस्म का संदेश देने की कोशिश की जाती है। अच्छा, वो कौन सा संदेश होता है? कट्टर राष्ट्रवाद की आड़ में उठाए गए इन कदमों को नई ताकत के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। आखिरकार हम भी अपनी अहमियत रखते हैं। इसे बैज ऑफ ऑनर के रूप में देखा जाता है, आपकी मानसिकता के साथ खेला जाता है। अगर आप विरोध नहीं करेंगे, कंगना रनौत एग्जाम्पल आपको याद होगा, 2014 के बाद आजादी मिली थी। नहीं कंगना रनौत, 2014 के बाद कोई सी आजादी नहीं मिली थी। इस वाले बयान पर आलोचनाएं के बजाय तालियां बटोरी जाती हैं। ये उसी मानसिकता को दिखाता है। मुद्दा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से अबाइड विद मी को हटाने का नहीं है। मुद्दा यह है कि जब संगीत को शुद्धिकरण का प्रतीक बनाया जा सकता है, तो आगे क्या क्या होगा, इसको लेकर के चिंता होने लगती है। अमर जवान ज्योति को मर्ज कर दिया जाता है एक न्यू ईयर वॉर मेमोरियल के साथ। इसमें भी लोगों को समस्याएं होती हैं। खैर, इन सब बातों के बीच में मैं उन लोगों को ढूंढने निकलना चाहता हूं जो लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से सरकार आगामी पीढ़ी या फिर जो अभी जो पीढ़ी है उसको सरकार कौन सी शिक्षा देने की कोशिश कर रही है। मुझे पता है कि आप लोग इस डर की वजह से आवाज नहीं उठाएंगे कि आपको राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र विध्वंसक जैसे शब्दावली के साथ आपको नामांकित कर दिया जाएगा, इसीलिए आप लोग इसमें असहमति दर्ज नहीं करा रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं 2-4 लोगों को देखने जरूर जा रहा हूं जो इस तरह की बात कर रहे होंगे कि सरकार आखिर किस तरह की शिक्षा देना चाहती है। सुभाष चंद्र बोस एक लेफ्टिस्ट नेता, इनको भी लेकर दिलचस्प कहानियां हैं मेरे पास, है ना, तो कभी भविष्य में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटी सी बात मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, जब प्रतिमाओं का अनावरण मोदी सरकार की तरफ से किया जाता है तो एक तर्क दिया जाता है। वो तर्क सामान्य नहीं। कहते हैं कि आजादी के बाद महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम हुआ है और अब डंके की चोट पर गलतियों को सुधारा जा रहा है। जाहिर है, इंडिया गेट पर गांधी की जगह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाना योगदान का एक नया बैलेंस बनाने का फूहड़पन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पहले आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात, सुभाष चंद्र बोस को देश ने वीर सावरकर की तरह डंप या हाशिए में नहीं डाला हुआ है। एक बात को क्लियर कर लीजिए, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस दोनों लोगों के दिल और दिमाग में मिटे हुए नहीं थे। ये दोनों उतना ही मान पाए हुए थे जो कांग्रेस और उसके नेताओं के योगदान के क्रम में था। गांधी नंबर 1, नेहरू नंबर 2, सरदार पटेल नंबर 3, नंबर 4 पर सुभाष चंद्र बोस। देश की आजादी की लड़ाई की कहानियों में, पुराणों में, इतिहासों में और लोक मान्यता में स्थापित थे, और वो है और वो रहेंगे। बेतुकी बात यह है कि कांग्रेस व देश के इतिहास में गांधी के बजाय सुभाष चंद्र बोस या फिर नेहरू की जगह सरदार पटेल ऊपर नीचे ये बातें करना बेतुकी है। चारों मूर्तियों का अपना स्थान व मान है, तो वह कांग्रेस के कारण और इतिहास के सत्य से है। एक सिंपल कॉमन सेंस के साथ चलना होगा। हिंदू राजनीति के बूते वोट पकाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए क्यों सुभाष चंद्र बोस ऐसे पूजनीय बने हुए हैं? सिंपल सा आंसर है, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, पॉपुलिस्ट राजनीति। जो लोगों को रुचे, जो लोगों के दिमाग में जादू बनाए, जिससे लोग दीवाने हो जाएं, वह नरेंद्र मोदी की राजनीति का ब्रह्म मंत्र है, एक ब्रह्मास्त्र है। उन्हें आज वोट चाहिए, उन्हें यूपी जीतना है, 2024 जीतना है, तो 24 घंटे हिंदू कैसे पटे रहें, इसका जादू टोना इनके द्वारा किया जाता है। बात करते हैं अमन चोपड़ा की, और वही देखिए, ये जो संबित पात्रा है, इन्होंने भी कहा है कि देखो अखिलेश यादव को पाकिस्तान बहुत ज्यादा पसंद है, अब आकर के इनको माफी मांगनी चाहिए। इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, पश्चाताप करें। संबित पात्रा जी कहें। संबित पात्रा जी, एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, बाकायदा नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। 16 जून 2015 को मोदी ने शरीफ को फोन करके रमजान की बधाई दी थी। 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी अचानक लाहौर पहुंच करके शरीफ की पोती की शादी में वो शामिल हुए थे और उनको गिफ्ट के तौर पे शॉल को भेंट भी किया गया था। और मीडिया ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा सुरक्षित, पंजाब से बेहतर अगर कोई जगह हो सकती है तो वो पाकिस्तान है। तो इस तरह की बातें उस वक्त उठी थी, हम और आपने सबने देखा था। संबित पात्रा जी, अब पश्चाताप किस किस को करना चाहिए? क्यों अमन चोपड़ा जी, किस किस को पश्चाताप करना चाहिए? और दूसरी बात, साल 2021 की बात है भाई, पाकिस्तान में 23 मार्च को मनाए जाने वाले पाकिस्तान दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री ने इमरान खान को पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा कि एक पड़ोसी देश के रूप में भारत पाकिस्तान के
लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध की इच्छा रखता है। इसके लिए विश्वास, आतंक और शत्रुता रहित माहौल बनाने की अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। दोस्तों, अगर आप में ना थोड़ा सा भी इंटरनेशनल रिलेशन को समझने की अगर समझ है तो आप संबित पात्रा की क्लास लगाएंगे बैठा करके 1 घंटे, और बकायदा एक्स्ट्रा क्लासेस आप अमन चोपड़ा को देंगे जा करके। बोलेंगे सर जब डिबेट करें तो पहले 4 से 6 घंटा मेरे से पढ़ाई करें, फिर जाकर डिबेट करें अगर अंतरराष्ट्रीय पे कुछ बोलना है तो। तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, बाकी इनकी तबीयत ठीक करने का कंटेंट मेरे पास है। फिलहाल इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।